हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। हम बता दें कि बिहार में जो एएनएम के 5-6 पदों पर बहाली निकली है, उसमें आप लोग को अगर सिलेक्शन चाहिए तो कोई एक रणनीतिक तहत आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग को सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या किए, आप लोग को आज से हम इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एक सेट आप लोग को कराएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और एक सेट में आप लोग लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए, अगर प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करेंगे तो कितना हम लोग को तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और आप लोग सभी स्टूडेंट एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक बार नहीं होगा, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। और हम बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आप लोगों को क्या करेगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस सर जी कराए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख पाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन कराएंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में जो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है, यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। कौन सा, जो इस चार ऑप्शन में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, मोनोसैकेराइड दिया गया, बीम दिया गया, डाइसैकेराइड दिया गया है, सीम दिया गया, किल्सरॉल दिया गया, और डीम दिया गया क्या, ग्लाइकोजेन दिया गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो पाचन का अंतिम उत्पाद कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोनोसैकेराइड हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन का अंतिम उत्पाद होता है वो कौन है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के अंतिम उत्पाद है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो पाचन के अंतिम उत्पाद है, और अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद के रूप में इसे मोनोसैकेराइड के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद क्या है, मोनोसैकेराइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न हम आप लोग से पूछेंगे, जिसका जवाब आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि शैवाल में भोजन किस रूप में संचित रहता है, ठीक है। शैवाल में जो भोजन होता है किस रूप में संचित रहता है। तब तक हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, यानी शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रश्न का पूछा क्या गया है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया किडनी में होता है, कि वृक्क में होता है, लीवर में होता है, सीम दिया गया मूत्राशय में होता है, या डीम दिया गया रक्त में होता है। किसमें होता है यूरिया का संश्लेषण, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। पिछला प्रश्न में हम पूछे थे कि शैवाल में भोजन का संचित कहाँ होता है, किसमें होता है, किस रूप में होता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट सही उत्तर दिए है, ठीक है। तो शैवाल में जो भोजन का संचित होता है किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट सही उत्तर दिया है। शैवाल में जो भोजन का संचित होता है किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किसमें होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। पूछे कि शैवाल में भोजन का स्टोर किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या आंसर हो जाएगा, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीवर में होता है। यूरिया में, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत उत्तर देके सब बता दिया, लगभग किडनी में बताए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या होगा, लीवर में होता है, ठीक। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। और हम बता देगा आप लोगों की किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। आप लोग बताइए किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, यानी क्या कहते हैं, वृक्क के, यानी कि वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, नेफ्रोलॉजी कहते हैं।
और ये बता दीजिए आप लोग आंसर कि लीवर का औसत वजन कितना है, लीवर का भार कितना होता है। सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिएगा। लीवर का जो भार होता है कितना होता है, इसका 1500 ग्राम होता है। कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। ठीक है, 1500 ग्राम। लीवर का वजन कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। इतना चीज समझ गए। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, यानी वृक्क का अध्ययन क्या कहते हैं हम, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो लीवर का औसत वजन होता है कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्या, जाइमेज में, दूसरा में दिया गया यूरेज में, तीसरा में दिया गया सी में दिया गया लाइपेज में, और डी में दिया गया प्रोटीएज में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, रबो का जो सबसे पहले, रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम के रूप में तैयार किया गया था। इसको जो तैयार किया गया था किस में किया गया था, यूरेज में किया गया था। ठीक है, यूरेज में इसका तैयार किया गया था। रबो को सबसे पहले किस एंजाइम के रूप में तैयार किया गया था, यूरेज के रूप में तैयार किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया गया मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन में दिया गया लीवर यकृत, तीसरा ऑप्शन में दिया गया गुर्दा, और डी में दिया गया है क्या, हृदय। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा, सभी स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। 30 सेकेंड का सबको समय दिया गया, सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। लगभग 70% क्या कहते हैं स्टूडेंट सही उत्तर दिए। ठीक है, लगभग कुछ स्टूडेंट है जो इसका गलत उत्तर दे रहे हैं। ठीक, तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम आप लोग को क्या बता दें, जैसे कि यहाँ पर गुर्दा दिया गया। ठीक, गुर्दा क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। मनुष्य में गुर्दे की संख्या कितनी होती है बताइए आप लोग। जो मनुष्य में जो होती है किडनी की संख्या कितनी, 2 होती है। और किडनी का वजन कितना होता है, सब स्टूडेंट इसका बताएंगे। किडनी का जो वजन होता है 140 से 150 ग्राम तक होता है। कितना होता है, 140 से 150 ग्राम तक ऐसा क्या होता है, किडनी का वजन होता है। ठीक है, और जो किडनी जो है मनुष्य क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। जो उत्सर्जन अंग होता है, जो वो मुख्य उत्सर्जी अंग पूछेगा कौन है मनुष्य में, तो सबसे क्या कहते हैं उसको हम किडनी कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक, तो इतना जानकारी से मिल गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। ठीक है, किस मानवांग यानी किस मानव के किस अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, पूछने के ये सेंस है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन में पूछा गया है यकृत, बी में पूछा गया अमाशय, सी में पूछा गया अग्नाशय, और डी में पूछा गया पित्ताशय। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल किस अंग में उत्पादित होता है। तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो उत्पादित होता है किस में होता है, लीवर में होता है। किस में होता है, लीवर में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। और एक चीज हम पूछ ले आप लोग से कि अगला ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो उसका पाचन कहाँ, जैसे कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुख से कहाँ होता है, मुंह से क्या हो जाता है इसका भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, वो अग्नाशय से प्रारंभ चालू हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया तथा लाइपेज में क्या होता है, ये एंजाइम का स्रावित होता है। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज ये एंजाइम स्रावित करते हैं। ठीक, ये सब क्या करते हैं, एंजाइम स्रावित करते हैं। और जो कोलेस्ट्रॉल का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, यानी पेट से, अग्नाशय से प्रारंभ होता है। ठीक, इतना जानकारी मिल गई है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और सही आंसर क्या हो गया इसका, ए इसका सही आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है बेरियम मील, यानी बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, एम दिया गया रक्त समूह की जांच करने के लिए, बी में दिया गया पोषण नाल की एक्स किरण के लिए, सी में दिया गया मस्तिष्क की एक्स किरण के लिए, और डी में दिया गया तीनों में से कोई सही नहीं है। सही आंसर इसका क्या होगा, सभी स्टूडेंट उत्तर देंगे।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेरियम मील के लिए प्रयुक्त तो क्या कौन चीज होता है, पोषणाल एक्स किरण प्रयुक्त होता है। ठीक है, पोषणाल एक्स किरण प्रयुक्त होता है, यानी बेरियम मील पोषण नाल के एक्स किरण की जांच के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो बेरियम मील जो है एक्स किरण की पोषण नाल एक्स किरण की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप लोग समझते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया बेरियम मील के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त है, पोषण नाल की किरण के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। ठीक, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है या उपयोग में आता है। पहला प्रश्न में पूछा गया आपको ये, पहला प्रश्न पूछा गया है फाइब्रिनोजेन, बी में पूछा गया राइजोबियम ल्यूमिनोसीरम, सी में पूछा गया है स्टेफिलोकोकस, डी में पूछा गया नोक्सारोलोन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ब्लड को क्लॉट होने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, फाइब्रिनोजन। यानी किसके कारण होता है, फाइब्रिनोजन के कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। किसके कारण, फाइब्रिनोजन के कारण। फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या है, एक प्रोटीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। ए ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि 3 से 4 लीटर होती है, बी में पूछा गया 4 से 5 लीटर होता है, सी में पूछा गया 5 से 6 लीटर होता है, और डी में पूछा गया 6 से 7 लीटर होता है। सही आंसर क्या होगा इसका, कमेंट में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर दिए लगभग। ठीक है, मतलब 98% क्या किया स्टूडेंट इसका सही आंसर बताया है। इसी तरह से आप लोग जवाब दीजिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर क्या होता है, खून होता है, ब्लड होता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, और जो मनुष्य में जो ब्लड जो होता है मानव शरीर के भार का कितना परसेंट होता है, ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना, मतलब क्या कहते हैं, शरीर के भार का जितना वजन होता है उसका कितना परसेंट ब्लड होता है शरीर में। ठीक है, यानी मान के चलिए कि 50 के जी कोई मनुष्य है तो उसका कितना परसेंट भार के हिसाब से ब्लड होगा उस मनुष्य में। ठीक है, यानी कि मनुष्य के भार के हिसाब से कितना होता है, 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है। यानी क्या होता है, मनुष्य कोई वयस्क मनुष्य की रक्त का औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, और रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, 7% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, 7% होता है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा सी है, और ये 7% होता है। वो भार के हिसाब से मनुष्य कितना ब्लड होता है शरीर में, 7% होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि रुधिर का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है, यानी हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पढ़े हैं, और उस ब्लड में कितना परसेंट जो है लाल रक्त कणिकाएं होती है, यानी आरबीसी कितना परसेंट है हमारे टोटल ब्लड में। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या आपसे पूछा गया है, ए ऑप्शन आपसे पूछा गया 60%, बी में पूछा गया 80%, सी में पूछा गया 90%, और डी में पूछा गया 40%। 60%, 80%, 90% या 40%। सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाए क्या होगा, लाल रक्त कितना होता है हमारे शरीर में, 90% होता है लगभग। कितना होता है, 90% होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जितना 5 से 6 लीटर में क्या होता है, 5 से 6 लीटर का ब्लड है उसमें 90% क्या होता है, आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त बहाना रुक जाता है, यानी किसी को कट गया
अगर वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लड खून ज़्यादा बह रहा है, तो क्या चीज़ लगाएंगे जिससे कि वहाँ पे ब्लड क्या होता है, यानी खून बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपसे पूछा गया है क्या, देख लीजिए। पहला ऑप्शन में पूछा गया है कि अमोनिया क्लोराइड लगाना चाहिए, सोडियम क्लोराइड लगाना चाहिए, फेरिक क्लोराइड लगाना चाहिए, डीम देगा पोटेशियम क्लोराइड लगाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा, सभी उत्तर दीजिए। इसका जो सही आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बहुत कम आया। ठीक है, लगभग बच्चा को बहुत कम इसका क्या कहते हैं आंसर आया। ठीक, इसका हम ये बता देते, फेरिक क्लोराइड के लगाने से क्या होता है, फेरिक क्लोराइड के लगाने से क्या होता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी फेरिक क्लोराइड के लगाने से क्या होता है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि हाइबरनेशन के समय मेढक शोषण करता है, एम दिया गया बाह्य गिल्स के द्वारा, बीम दिया गया फेफड़ों एवं बकोफायरिनोजियल लाइनिंग के द्वारा। ठीक, और ऑप्शन आपको दिया गया है, देख लेते, 1 मिनट टाइम दीजिए आप लोग। और सी ऑप्शन में पूछा गया है कि बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों के द्वारा, और डी में पूछा गया है नम त्वचा के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मैडम, इसका सही जो आंसर बन जाएगा, किसके द्वारा होता है, नम त्वचा के द्वारा शोषण होता है। किसके द्वारा आता है, हाइबरनेशन किसके द्वारा होता है, मेढक में त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नम त्वचा के द्वारा शोषण होता है। जो हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय जो मेढक जो शोषण लेता है, किसके द्वारा होता है, वो नम त्वचा के द्वारा आता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो कितना O2 के कितना परसेंट होता है, पहला ऑप्शन दिया गया 4%, बीम दिया गया 17%, और सीम दिया गया 10%, और डीम दिया गया 20%। अगर हम जो मानव जो होता है, अगर सांस लेते तो एक बार में कितना ऑक्सीजन सांस लेते, 21% क्या करते वो सांस लेते हैं। ठीक है, टोटल अगर हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, बहुत सारा गैस है, सब गैस हम सांस लेते एक बार में। ठीक है, तो उसमें जो है 21% क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हम सांस लेते 21%। ठीक है, और इसमें पूछा कि निश्वासित वायु में, या निश्वासित वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें जो होता है 17% होती है। कितना होता है, 17% होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर बन जाएगा क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है। छड़ के जो आकार के जो बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि बेसिलस कहते हैं, बीम जगह एस्पाइरिलियम कहते हैं, सीम जगह कॉकस कहते हैं, डीम जगह बाइबेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, छड़ के आकार का जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। इसको जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, घबराना नहीं है। ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाए क्या कहते हैं, छड़ के आकार का जो जीवाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। ठीक है, उसे हम बैसिलस कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। ए ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि जीवाणु विज्ञान में या मार्स शब्द का अर्थ क्या है, यानी जीवाणु विज्ञान में मार्स शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, ए ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया, मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बी में पूछा गया है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सी में पूछा गया मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंजिनोसस। और डी ऑप्शन में आपसे पूछा गया क्या, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस। सही आंसर इसका क्या होगा, इसका जो सही आंसर बनेगा क्या बन जाएगा इसका, मार्स शब्द का अर्थ क्या होता है। मार्स शब्द का जो अर्थ होता है ये हो जाता है। मार्स शब्द का अर्थ होता है क्या, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है। ठीक है,
मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसका अर्थ होता है मार्स शब्द का, ठीक है, मार्स शब्द इसका अर्थ होता है, ठीक, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता जरूरत है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया को अगर हम वृद्धि करेंगे तो इस ऑप्शन में से कौन से चीज की जरूरत पड़ेगी या किसकी सहायता की जरूरत है। ए ऑप्शन में पूछा गया पानी की जरूरत होगी, या बी में पूछा गया भोजन की जरूरत होगा, सी में पूछा गया कि गर्म तापमान की जरूरत होगा, या डी में पूछा गया अन्य विकल्प में से सभी, ठीक है, यानी तीनों की जरूरत होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, यानी गर्म तापमान की जरूरत होगी, तापमान टेम्परेचर चाहिए। किसी भी चीज को बैक्टीरिया कौन से किस कंडीशन में ग्रो करता है ज़्यादा, यानी और जहाँ अगर बैक्टीरिया अगर ज़्यादा टेम्परेचर पाए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। ठंडी और में देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है कम बुखार कम लगेगा, मगर गर्मी में क्या होता है तुरंत बुखार लग जाता है। बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होता है यानी गर्मी के मौसम में टेम्परेचर रहेगा तब। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, गर्म तापमान के कारण, ठीक है, गर्म तापमान जो है बैक्टीरिया को विकसित करने में सहायता करता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है, मतलब ए में पूछा गया है रेक्टस फीमरस, बी में पूछा गया सोलियम, सी में पूछा गया स्टर्नोमास्टॉइड और डी में पूछा गया बाइसेप्स। तो शरीर का सबसे मजबूत स्नायु कौन सा है, शरीर का जो सबसे मजबूत स्नायु है सोलियम है, क्या हो जाएगा इसका, सोलियम हो जाएगा, ठीक है, यानी सोलियम शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है, ठीक है, सोलियम शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, 16 नंबर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार के एक्सटेंशन में कौन सा मांसपेशियां सहायक है, ठीक है। ए ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि फेक्टोरालिस मेजर एवं डेल्टॉइड, बी में पूछा गया क्वाड्रिसेप्स फेमोरेसिस एवं गैस्ट्रोनियमेसिस, सी में पूछा गया है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स और डी में पूछा गया इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बाइसेप्स में ट्राइसेप्स क्या होता है, बाइसेप्स आपको बाह के पास जो मसल है उसे क्या कहते हैं हम, बाइसेप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, बाइसेप्स बढ़ाते हैं, जिम करके क्या करते हैं अपना बाइसेप्स बढ़ा लेते हैं, उसे बाइसेप्स कहते हैं, ठीक है। अब बाइसेप्स के पीछे जो कोहनी के पीछे जो मसल होता है उसे हम ट्राइसेप्स कहते हैं, ठीक, यही पूछा गया। तो इसका ये हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा, सभी जवाब देंगे। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोहनी की संधि को मोड़ने, यानी मोड़ने को क्या कहते हैं, मोड़ने, अगर हम उस कोहनी को मोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं, एवं विस्तार, और उसको हम फैलाते हैं अगर, यानी फैलाते हैं हाथ को, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो में कौन सा मांसपेशियों का सहायक होता है, तो कोहनी से कहते हैं, या बाइसेप्स भी मुड़ता है और फैलता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, ठीक है, यानी मांसपेशियों में कौन सा तत्व होता है जिससे कारण खिलाड़ी देर तक दौड़ते रहता है, खेलते रहता है, थकता नहीं है, ठीक है। ए में दिया गया क्या आपको, फैटी एसिड होता है, बी में दिया गया ग्लाइकोजन होता है, सी में दिया गया एमिनो एसिड होता है और डी में दिया गया बायोटिन होता है। कौन सा चीज जो मानव शरीर में होता है जो बहुत देर तक काम करने के बावजूद क्या होता है, वो थकता नहीं है। सभी स्टूडेंट इसका उत्तर देंगे। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। क्या होगा, ग्लाइकोजन के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में ऊर्जा बना रहता है और वो शरीर थकता नहीं है, ठीक है।
तो ग्लाइकोजन क्या है, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है किस रूप में, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है उस किस रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज क्या रहता है, वो स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए इस बात को, ध्यान से समझिए। अगर आप लोग मिठाई खाते हैं, ठीक है, बहुत सारा मिठाई खाते हैं, मिठाई में क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस कहते हैं, शुगर को कहते हैं। शुगर किसको कहते हैं, समझिए, चीनी को, जो मीठा होता है उसे हम शुगर कहते हैं। ठीक है, तो जो अगर मिठाई खाते हैं तो देखिएगा तुरंत प्यास लग गया। ठीक है, प्यास क्यों लगता है, प्यास इससे लगता है कि आप लोग को ज़्यादा एनर्जी हो गई या शरीर में ग्लाइकोजन लिए मिठाई खाए तो आप लोग को एनर्जी मिला। ठीक है, उस एनर्जी मिली, कैसे एनर्जी मिला, तो आप लोग को प्यास लगेगा, पानी पीजिएगा तो क्या होता है, वो ग्लूकोज क्या करता है, टूटता है H2O में। ठीक है, H2O में टूट जाता है। ठीक है, H2O क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, सॉरी H2O पानी जो है ग्लाइकोजन को तोड़ता है और वो ऊर्जा क्या करता है, उसको देता है, उत्पादन करता है शरीर को, जिससे मांसपेशियों में क्या होता है, उसको ऊर्जा मिलता है ग्लाइकोजन से। ठीक है, ग्लाइकोजन टूटता है पानी पीने से और वो क्या आता है, मांसपेशियों में उसको ऊर्जा मिलता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाए क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, या नहीं तो कमेंट करिएगा, हम जरूर इसका जवाब देंगे आप लोग को। और आप लोग कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अभी देख लेते, फिलहाल कमेंट बॉक्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, अभी बहुत सारा प्रश्न कराना है, जिससे कारण आप लोग कमेंट में जवाब ज़्यादातर नहीं देंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा लेते हैं। 19 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। 19 नंबर में क्या पूछा गया है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन में क्या पूछा गया आपसे, 33 होती है, 33 होती है। बी में पूछा गया 35 होती है। सी में पूछा गया कि 17 होता है, और डी में पूछा गया कि 19 होता है। सही आंसर से क्या होता है, मेरुदंड की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, यानी वर्टिब्रल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितना होता है, 33 होता है। ठीक है, यानी मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितना होता है, 33 होती है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, ए ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। ए ऑप्शन में पूछा गया 2 से 1, बी में पूछा गया 2 से 3, सी में पूछा गया 2 से 10 और डी में पूछा गया 2 से 6। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कितना हड्डी होता है मानव शरीर में, मानव शरीर में कितना होता है, मानव शरीर में क्या होता है, 206 हड्डियां होती है। कितना होता है, 206 हड्डियां होती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया है, सामान्य टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उसे हम जो प्लास्टर करते हैं, हाथ को बैंडेज करते हैं, उसमें कौन से चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वही पूछा गया। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको क्या दिया गया, ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, बी में पूछा गया कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, सी में पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, या डी में पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सही आंसर का क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स का जवाब देंगे, सभी स्टूडेंट का जवाब सही होना चाहिए इस प्रश्न का। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट लगभग सही जवाब दिए हैं, लगभग 60% स्टूडेंट क्या किया है, सही जवाब दिए, लगभग 30 से 40% क्या किया, गलत जवाब आ जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, इसे कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 इंटू क्या होता है 1/2 H2O होता है। कितना होता है, H2O होता है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है, H2O होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका, कैल्शियम सल्फेट हो, क्या हो गया है, कैल्शियम सल्फेट हो गया। सही उत्तर क्या हो गया उसका, इसका जो सही उत्तर हुआ बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मानव त्वचा है, मानव त्वचा क्या है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है एक कोशिका है, बी में दिया गया कि एक उत्तक है, सी में दिया गया एक अंग है,
डीम देगा उपयुक्त तीनों नहीं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मानव त्वचा क्या है? मानव का जो त्वचा क्या है? मानव त्वचा क्या है? एक अंग है, ठीक है। मानव त्वचा क्या है? एक अंग है। ऐसे पूछेगा एग्जाम में आपसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? एक अंग है। त्वचा क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। ये याद रखें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। आप लोग इसका जवाब देंगे कि कोशिका। ये अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा के आप लोग बताइए कि त्वचा किससे बनता है? किससे बनता है? त्वचा जो क्या है, जीव क्या है? रचनात्मक। कोशिका क्या है? कोशिका से नहीं त्वचा बनता है। और कोशिका हम किसे कहते हैं? कोशिका जो होता है जीव का क्या होता है? रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, कई कोशिकाओं में जो कोशिका जो होता है, बहुत सारा कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का निर्माण करता है। सिर्फ बहुत सारा कोशिका क्या होता है? बहुत सारा सेल। कोशिका को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या करते हैं? एक उत्तक निर्माण करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या करता है? पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। बहुत सारा जो उत्तक जो मिलकर क्या करता है? एक शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि बहुत सारा सेल मिलकर क्या करता है? एक उत्तक का निर्माण करते, टिश्यू का निर्माण करते, ठीक है। अब बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या करता है? एक शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और इस 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है, ठीक। ए ऑप्शन आपसे पूछा गया 13 से 50 ग्राम का होता है। बी में पूछा गया 12 से 30 ग्राम का होता है। सी में पूछा गया 11 ग्राम का होता है। और डी में पूछा गया 15 ग्राम का होता है। सही आंसर जो होगा सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। बस 20 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया है। देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम क्या होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। क्या होता है? 1350 ग्राम क्या होता है? ये जो वजन है 1350 ग्राम किस में होता है? फीमेल में होता है, ठीक है। फीमेल में होता है। और मेल में जो वजन होता है वो कितना होता है? 1450 ग्राम होता है। 1450 ग्राम वजन जो होता है मानव मस्तिष्क में होता है, यानी मेल में होता है 1450 ग्राम और फीमेल में कितना होता है? 1350 ग्राम। और जो औसत वजन दोनों बीच का जो निकालते उसे हम औसत कहते हैं। जो औसत वजन होता है वो कितना होता है? मस्तिष्क का 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक। औसत वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक। ये आप याद रखिएगा कि मानव मस्तिष्क का इसमें देखिए ऑप्शन में देगा 1350 ग्राम। ये न सी में नहीं 1100 ग्राम नहीं होता है, 1230 ग्राम किसी का नहीं होता है, न 1500 ग्राम होता है, ठीक है। औसत वजन होता है 1400 ग्राम। और फीमेल में जो होता है 1350 ग्राम वजन होता है मस्तिष्क का। और मेल में जो होता है, पुरुष में जो वजन होता है 1450 ग्राम होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। सही उत्तर इसका होगा, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, ठीक है। यानी कोई अगर नेत्रदान करता है तो आंख का कौन सा भाग जो है दिया जाता है। ए ऑप्शन में आपसे पूछा गया है क्या? कॉर्निया दिया जाता है। बी में दिया गया लेंस दिया जाता है। सी में दिया गया रेटिना दिया जाता है। और डी में दिया गया पूरी आंख दिया जाता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर क्या होता है? कॉर्निया क्या करते हैं? दान देते हैं, ठीक है। नेत्रदान जो दिया जाता है, नेत्रदान में जो आंख का जो भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। जो दान क्या प्रत्यर यानी जो ट्रांसफर आंख दिया जाता है वो कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया रेटिना जो है, रेटिना क्या जाए? आंख में रेटिना होता है, ठीक। रेटिना आंख में पाया जाता है, ठीक है। रेटिना जो किसमें पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। किसमें प्रतिबिंब बनता है? किसी का प्रतिबिंब बनता है आपके आंख में, तब तो आप उस वस्तु को देख पाते हैं।
किसी वस्तु कैसे देखते हैं, जब किसी वस्तु को आप देखते हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंख पे पड़ता है तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। और किस पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना बनता है। और जो दान दिया जाता है आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। ए ऑप्शन आपसे पूछा गया अग्र मस्तिष्क में, बी में पूछा गया हाइपोथैलेमस में, सी में पूछा गया मेड्यूला में, ठीक है, और डी ऑप्शन में पूछा गया कि ऑप्टिक लोब्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको उत्तर दीजिए। प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क में किस में होता है, बताइए आप लोग। प्यास जो लगता है वो कैसे पता चलता है आपको, हाइपोथैलेमस से पता चलता है। किससे पता चलता है, हाइपोथैलेमस से पता चलता है। हाइपोथैलेमस से क्या किस चीज़ का पता चलता है आपको पता, देखिए भूख हो गया, आपको हो गया प्यास हो गया है, ताप हो गया है, ताप नियंत्रण हो गया, यानी प्रेम में जो घिरना होता है उसका, गुस्सा इत्यादि पर जो नियंत्रण रखता है किससे होता है, वो आपको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। आपको बहुत सारा अगर टेम्परेचर हो गया, जैसे शरीर जो टेम्परेचर 101 चल गया, 102 चल गया, उसको कंट्रोल कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। आपको प्यास लग गया, पूछते हैं कि बेटा पानी दो, तो कैसे आपको पता चल गया कि हमको प्यास लग गया है, वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो एक्टिव रहता है, वो ब्रेन को बताते हैं और आप उस चीज़ को बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा होता है, प्यास, भूख, ताप नियंत्रण, प्रेम, घृणा, ये सब जो भी चीज़ है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ए ऑप्शन पूछा गया अधिवृक्क ग्रंथि से, बी में पूछा गया थायराइड ग्रंथि से, सी में पूछा गया थाइमस से, डी में पूछा गया पीत पिंड से। तो जो मानव शरीर का रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिए इसका। तो मानव शरीर में रक्तचाप को जो नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, मानव शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है। सही आंसर इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कितना 27 नंबर क्वेश्चन है ना, 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। ए में पूछा गया प्रोटीन के रूप में होता है, बी में पूछा गया ग्लाइकोजन के रूप में होता है, सी में पूछा गया विटामिन के रूप में होता है, या डी में पूछा गया वसा के रूप में होता है। तो अधिकतम ऊर्जा किस रूप में स्टोरेज होते हैं, शरीर में जो ऊर्जा जो ज्यादातर मात्रा में स्टोरेज किस रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता नहीं है, इसको कट के ग्लाइकोजन के रूप में नहीं, ऊर्जा होता है, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा, ठीक। अधिकतम देखिए प्रोटीन में भी ऊर्जा है, ग्लाइकोजन में भी ऊर्जा है, ठीक है, इस दोनों में ऊर्जा है, मगर आप लोग जो सबसे अधिकतम ऊर्जा किस में होता है, अधिकतम ऊर्जा जो होता है वो फाइट में होता है। किस में होता है, फाइट में होता है, यानी वसा में होता है। किस में होता है, वसा में होता है। सबसे लास्ट में सबसे पहले आपका ग्लाइकोजन टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, लास्ट में क्या होता है वो बहुत धीरे से क्या होता है वो वसा टूटता है, ठीक है। वो सबसे लास्ट में क्या होता है वसा टूटता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अधिकतम ऊर्जा किस में संचित रहता है, वसा में संचित रहता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था। ए ऑप्शन पूछा गया है कि CSSM के द्वारा, बी में पूछा गया NRHM के द्वारा, बी में पूछा गया NRHM के द्वारा, सी में पूछा गया है MCH के द्वारा, और डी में पूछा गया ICDCS के द्वारा। किसके द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत शुरू हुआ था। जननी सुरक्षा योजना किसके द्वारा चालू किया गया था, कब किसके तहत शुरू किया गया था, ये किया गया था NRHM के द्वारा, ठीक है। NRHM के द्वारा ये जननी सुरक्षा योजना चालू किया गया। और हम बता दें कि आप लोग को जानकारी कि जननी सुरक्षा योजना क्या होता है और किसे कहते हैं। देखिए जननी सुरक्षा योजना क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू हुई थी। किसके तहत शुरू हुआ था,
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू हुआ था, ठीक है। और यह एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। क्या है? एक मातृत्व कार्यक्रम है। और यह एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो गरीब महिला है, जो गांव में रहते हैं, उसको क्या करना है? सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसके तहत गरीब महिला और क्या करते हैं? 1,000 रुपया भी सरकार उसको देते हैं। किसके? जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपया भी दिया जाता है। और जो गाँव में जो महिला गरीब रहते हैं, उसको बच्चा को जो पालन पोषण के लिए उसको बढ़ावा देने के तहत इसको चालू किया गया था, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। यहाँ पूछा कि जननी सुरक्षा योजना किसके तहत शुरू किया गया था? NRHM के द्वारा। किसके द्वारा? NRHM के द्वारा, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय NRHM नेशनल, इसका होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करना है। ए ऑप्शन में क्या दिया गया आपका? किसी बीमारी के मामले की संख्या। बी में पूछा गया है किसी बीमारी की शिकायत। सी में पूछा गया है किसी बीमारी की व्यापकता। और डी में पूछा गया है किसी बीमारी की घटना, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या है? किसी बीमारी के मामलों की संख्या को कम करना, ठीक है। और कोई ज़्यादा बीमारी है तो उसके मामलों क्या करते? उस बीमारी के मामलों को क्या करना होता है? उसको कम करना होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सब तो कर लिए थे, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। यहाँ से 29 नंबर कर लेते, 30 नंबर से, ठीक है। 30 नंबर यहाँ से है। 30 नंबर आप क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर में पूछा गया है कि खसरे से पीड़ित बच्चों का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट दीजिए। क्या पूछा गया? खसरे से पीड़ित बच्चों का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है। ए ऑप्शन में दिया गया द्वितीयक रोकथाम, बी में दिया गया तृतीयक, सी में दिया गया प्राथमिक और डी में दिया गया कि मध्यवर्ती। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही जो आंसर जो इसका क्या होगा? प्राथमिक है। क्या है इसका? प्राथमिक। खसरे के पीड़ित बच्चों का आइसोलेशन किस स्तर का रोकथाम है? प्राथमिक रोकथाम है। कौन सा रोकथाम है? प्राथमिक रोकथाम है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि नई स्टॉप टीबी रणनीति है। व्यापक ऑप्शन क्या दिया गया है? व्यापक BCG टीकाकरण। बी में दिया गया टीबी वहा की पहचान, सी में दिया गया डॉट्स और डी में दिया गया टीबी से होने वाले मौतों की संख्या ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण। यानी नई स्टॉप टीबी रणनीति क्या है? यानी स्टॉप टीबी रणनीति क्या है? इसका जो सही आंसर बन जाए क्या होगा? डॉट्स है। क्या है? नई स्टॉप टीबी रणनीति है एक डॉट्स। डॉट्स क्या है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर का। और डॉट्स का प्रयोग किसने किया? WHO ने क्या किया था? डॉट्स को WHO ने टीबी को रोकने के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। डॉट्स का WHO ने टीबी को रोकने के लिए डॉट्स योजना के तहत चलाया था, जिसके तहत टीबी को क्या किया गया था? रोका गया था, ठीक है। तो यही पूछा गया है स्टॉप टीबी रणनीति क्या है? मतलब टीबी बीमारी को रोकने का एक कार्यक्रम है टीबी, ठीक है। WHO के द्वारा, किसके द्वारा? WHO के द्वारा चालू किया गया था डॉट्स रणनीति, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि WHO ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर से सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है। ORS जो पैकेट होता है, इस तत्व में से कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन पूछा गया सोडियम क्लोराइड, बी में पूछा गया पोटेशियम क्लोराइड, सी में पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट और डी में पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ORS पैकेट इनमें से किस तत्व को छोड़कर
मतलब 3 ऑप्शन आपका सही होगा, एक आपका गलत होगा इसमें, ठीक है, गलत छांटना है। सोडियम क्लोराइड तो होता है ORS घोर में, पोटेशियम भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो है ORS घोल में नहीं होता, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक। तो अब 32 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न और देख ले, थोड़ा प्रश्न अब हम करा देते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है, यानी PHC के तहत आने वाले क्षेत्रों में जो मिडवाइफों यानी मिडवाइफ ANM की जो तैनाती प्रभावित होती है, कौन कौन से क्षेत्र से प्रभावित होती है वो दिया गया आपको, ऑप्शन में हम बता देते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा। ए ऑप्शन आज पूछा गया उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से प्रभावित होती है। बी में पूछा गया उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से। सी में पूछा गया उस क्षेत्र में दर्ज मातृ मृत्यु दर से। और डी में पूछा गया है उस क्षेत्र में व्याप्त अशोधित मृत्यु दर से। सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से प्रभावित होते, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के तहत आने वाले क्षेत्रों में जो मिडवाइफों की तैनाती होती है, तैनाती प्रभावित होती है, किसके तहत प्रभावित होती है, शिशु जन्म दर से प्रभावित होती है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ में शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है। ए ऑप्शन दिया गया विश्व बैंक कर रही है, बी में दिया गया यूनिसेफ कर रही है, सी में दिया गया WHO कर रही है और डी में दिया गया UNDP कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है। कौन सी संस्था, यूनिसेफ कर रही है। कौन कर रही है, यूनिसेफ क्या करती है, यूनिसेफ सबसे ज्यादा योगदान कर रही है शिशु स्वास्थ्य कल्याण में। कौन सा संस्था, यूनिसेफ कर रही है, ठीक है। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान करती है, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1946 में इसको स्थापना हुआ था। कब इसका स्थापना कब हुआ था, 1946 में। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करना। ए ऑप्शन में पूछा गया है कि माध्यमिक मामले, बी में पूछा गया व्यापकता, सी में पूछा गया घटना प्रसार या डी में पूछा गया संकलन। सही उत्तर से क्या हो जाएगा, माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या होता है, व्यापकता को कम करना होता है। क्या करना होता है, व्यापकता को कम करना होता है, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्मार्ट संक्षिप्त रूप के अनुसार परियोजना प्रबंधन, कर्मचारी प्रदर्शन प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास आदि में उदाहरण के लिए कौन सा उद्देश्य को परिभाषित किया गया। पहला ऑप्शन पूछा गया, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि संवेदनशील मिलान करता हुआ सस्ता मजबूत परीक्षणीय। बी में पूछा गया छोटा मापनीय लागू विश्वसनीय समायिकी। सी में पूछा गया सरल परिवर्तनीय लागू यथार्थवादी या तकनीकी। और डी में पूछा गया है क्या, विशिष्ट मापनीय प्राय यथार्थवादी और इसका पूछा गया, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्या होगा इसका, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि
अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते, 37 नंबर कराए थे, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग थक गए तो कोई दिक्कत नहीं, पानी वानी पी लीजिए। 50 क्वेश्चन तक हम कराएंगे, ठीक है। कितना? 50 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग हो सके तो पानी वानी पी लीजिए, फिर बैठ जाइए आराम से, क्योंकि जितना क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, आराम से मोबाइल खोलिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। हम सब कुछ बता ही रहे यहाँ पे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में से कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थी को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया है? ए ऑप्शन में आपको दिया गया है कि विशेष पोषण कार्यक्रम, बी में दिया गया ICDC, सी में दिया गया मिड डे मील प्रोग्राम और डी में दिया गया विटामिन, ठीक है। इसका जो सही क्रम है, यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में से कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थी को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लिया गया है? इसका जो है आंसर हो जाएगा मिड डे मील हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मिड डे मील इसका सही आंसर हो जाएगा। मिड डे मील का क्या काम है? विद्यार्थी को बुलाए, पढ़ने के लिए आदत लगाए, उसको खाना दे, उसको जिससे उसका स्वास्थ्य सही रहे, और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में उसको भेजना काम होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड कौन सा, यानी परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा? ए ऑप्शन में पूछा गया कॉपर टी, बी में दिया गया ओरल पिल्स, सी में पूछा गया है कंडोम का उपयोग, और डी में पूछा गया है ट्यूबैक्टोमी एवं वाइसेक्टोमी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ट्यूबैक्टोमी एवं वाइसेक्टोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यूबैक्टोमी एवं वाइसेक्टोमी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी फैमिली प्लानिंग का परमानेंट मेथड कौन सा होगा? ट्यूबैक्टोमी एवं वाइसेक्टोमी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते, 40 नंबर प्रश्न हम देख लेते। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 40 नंबर में पूछा गया है जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से हुए रक्त स्राव का निम्न कहा जाता है? क्या पूछा गया? ए में एंटीपार्टम हैमरेज, बी में पूछा गया है इंट्रापार्टम हैमरेज, सी में पूछा गया है पोस्टपार्टम हैमरेज, और डी में पूछा गया है इनमें से सभी, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग से या उसमें से हुए रक्त स्राव का क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसव पीड़ा के पहले चरण के नैदानिक विशेषताओं में से सभी शामिल है सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। सिवाय लिखा होगा, एक को 3 सही होगा और एक गलत होगा, ठीक है। तो वही छांटना है आपको। तो ए ऑप्शन में पूछा गया गर्भाशय गिरवा को काटना, बी में पूछा गया हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, और सी में पूछा गया है उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, और डी में पूछा गया है योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। सही आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिए। प्रसव पीड़ा के पहले चरण के नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है गर्भाशय का काटना, ये तो हो सकता है, ठीक। हर 3 से 5 मिनट में संकुचन होता है, सही बात है। उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, ये भी सही है। योनि रक्तस्राव का तेज बहाव, ये गलत, तेज बहाव नहीं होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्राउनिंग निम्न में होता है, क्राउनिंग किस में होता है, ठीक है। ए में पूछा गया प्रसव पीड़ा का प्रथम चरण होता है, बी में पूछा गया प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, सी में पूछा गया प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, और डी में पूछा गया प्रसव पीड़ा का चौथा चरण।
क्रॉनिंग निम्न होता है। क्या होता है क्रॉनिंग, बताइए आप लोग सही आंसर। क्रॉनिंग जो होता है वो क्या होता है, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। ठीक है, क्रॉनिंग क्या होता है, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ए में पूछा गया है क्या, विटामिन ए का, बी में पूछा गया प्रोटीन का, सी में पूछा गया एंजाइम का, डी में पूछा गया हार्मोन का। इसका उत्तर सभी स्टूडेंट सही सही देंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे जितना भी पढ़ा है उसमें से सभी सबसे आसान क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर देंगे। देखिए, प्रोटीन निर्माण हमारे शरीर में होता है, एंजाइम निर्माण हमारे शरीर में होता है, हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। बच गया क्या, ए नंबर ऑप्शन, विटामिन ए का क्या होता है, हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चों को ब्राज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। यानी एक बच्चे को ब्राज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो क्या, कौन सी थेरेपी मिल रही हो, इम्यूनोथेरेपी, बी में देगा कीमोथेरेपी, सी में देगा फोटोथेरेपी, डी में देगा रेडिएशन थेरेपी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है इसका फोटोथेरेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, फोटोथेरेपी इसका सही आंसर होगा। यानी एक बच्चे को ब्राज बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही हो। ब्राज बेबी कब कहेंगे, जब उसे फोटोथेरेपी मिलता है तब उसे हम क्या कहते हैं, ब्राज बेबी सिंड्रोम के रूप में उसे देखना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ये मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या अवसाद मनोदशा के अनुरूप होती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन पूछा गया सोमैटिक मति भ्रम कहा जाता है, बी में पूछा गया मनोदशा अनुरूप मति भ्रम कहा जाता है, सी में पूछा गया है मनोदशा असंगत मति भ्रम, डी में पूछा गया हैप्टिक मति भ्रम या उन्मत्त। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा क्या होगा इसका, मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या अवसाद मनोदशा के अनुरूप हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मनोदशा अनुरूप मति भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, मनोदशा अनुरूप मति भ्रम कहते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सिजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया ब्लेयूलर, बी में पूछा गया सेंडर, सी में पूछा गया मायूरग्रास और डी में पूछा गया क्रेपलिन। तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया है, ब्लेयूलर ने सिजोनेफ्रिया शब्द दिया है। ठीक है, सिजोनेफ्रिया क्या है, सिजोनेफ्रिया एक मानसिक विकार है। ठीक है, जिसमें असामान्य व्यवहार हो गया, अजीब भाषण हो गया और वास्तविकता को समझाने की क्षमता में कमी होती है। ठीक है, ये सब क्या होता है, सिजोनेफ्रिया में होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, पुतली कहलाता है, बी में देगा दृष्टि पटल कहलाता है, सी में देगा रक्त पटल कहलाता है और डी में देगा स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहलाता है। सही आंसर से क्या हो जाएगा, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ का क्या कहलाता है, पीछे का जो पृष्ठ कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 प्रश्न और है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ए ऑप्शन में पूछा गया है ऊर्जा प्राप्त करना,
ए ऑप्शन में पूछा गया ऊर्जा प्राप्त करना, बी में पूछा गया सुधा शांत करना, सी में पूछा गया वसा के एंजाइम द्वारा पाचन, और डी में पूछा गया उत्सर्जित पदार्थ का निवारण। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा? आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आहार का सिंपल आंसर से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उसको शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिजोनेफ्रिया में किस प्रकार के मति भ्रम सामान्य है। ठीक है, सिजोनेफ्रिया में जो किस प्रकार का मति भ्रम सामान्य है, आपको बताए थे। सिजोनेफ्रिया किसे कहते हैं, सिजोनेफ्रिया में क्या क्या होता है? सिजोनेफ्रिया में क्या होता है? जिसमें असमान व्यवहार होता है, अजीब भाषण होता है, गलत चीज बोलने लगेगा और वास्तविकता को समझने की क्षमता में कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिजोनेफ्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसे ब्लेयर ने दिया था। किसने दिया था? ब्लेयूलर ने उस शब्द को, सिजोनेफ्रिया को क्या कहते हैं? सिजोनेफ्रिया को ब्लेयूलर ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या दिया? स्पर्शनीय, बी में दिया गया श्रवण, सी में दिया गया दृश्य और डी में दिया गया सूंघने वाला। ठीक है, तो सिजोनेफ्रिया में किस प्रकार का मति भ्रम होता है? स्पर्शनीय नहीं होता है, दृश्य नहीं होता है, सूंघने वाला नहीं होता है। क्या बचा? सी, श्रवण होता है। मति जो सामान्य मति भ्रम होता है क्या होता है? श्रवण, सुनने में अजीब, दूसरा कहिएगा आप कुछ, सुन लेगा कुछ और बोलेगा वो कुछ और बोलेगा। ठीक है, ये होता है सिजोफ्रेनिया में होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और लगातार 1 घंटा बोलना भी पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फायदा ही होगा। आप लोग जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो इस तरह के, तो आप लोग सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी देखते हैं लोग मोबाइल, कोई असिस्टेंट से काम करने चले जाते हैं हॉस्पिटल में, कहीं नर्सिंग होम में, तो वहाँ आप लोग कहीं भी मोबाइल रख दीजिए या ईयरफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए और देखते पढ़ते रहिए कि आप लोग इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर सुनिएगा तो पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अगर और इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए आपको तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हमको सर इसी तरह का प्रश्न बना के दीजिए, तो हम बनाएंगे इस तरह का प्रश्न। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद।